नमस्कार मित्रों, बच्चों, सभी परिजनों को आज ह्यूमन वैल्यूज़ के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूनिट 5 के दूसरे सोपान पर हैं और उम्मीद है कि आज हम लोगों की ये वार्ता 20 सीरीज़ की पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा। आप आशुतोष जी को सारे प्रश्न इकट्ठा करके भेजते रहिए और फिर उनके हर प्रश्न पर अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे। 2, 3, 4 सेशंस आपके प्रश्नों पर हो सकते हैं, लेकिन आज हम लोगों की जो मूल चर्चा है वह समाप्त हो जाएगी। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा आनंददायक रहा आपके साथ इस तरह से इतने दिनों तक जुड़े रहना और डीप इंटरेक्शन करना। तो पिछले अंक में हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन तक चर्चा किया था और अगला कदम था हम लोगों का एबिलिटीज टू यूटिलाइज द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस for augmenting universal human order. Abilities to utilize the professional competence for augmenting बढ़ाने के लिए universal human order। और उसका दूसरा अंश है कि ability to identify the scope and characteristic of people friendly and eco-friendly production systems, technologies and management modules। हम लोग अपने जो भी हमने संवेदना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज़ सीखे हैं, पढ़े हैं, आत्मसात किए हैं, उनको यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कैसे बने धरती पर, इसके बारे में कैसे इस्तेमाल हो और उसको हम कैसे बेहतर पीपल फ्रेंडली, आदमी भी खुशहाल रहे, आदमियों को सुविधा हो, और इको फ्रेंडली, इकोलॉजी भी, धरती भी बेहतर हो, खुशहाल हो और उसको जो भी हमारी वजह से तकलीफ हो रही, खतरे आ रहे हैं, वो ना आए। इसके लिए कैसे प्रोडक्शन सिस्टम्स अपने मॉडिफाई करें, इवॉल्व करें, टेक्नोलॉजीज़ को कैसे इवॉल्व करें और किन किन दिशाओं में इवॉल्व करें और मैनेजमेंट मॉड्यूल्स कैसे इवॉल्व करें, इन्हीं सब पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और जो आपका लास्ट सिलेबस में है, जो लास्ट चीज़ है वो वही है कि स्ट्रेटजी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट, आज की स्थिति से, टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में कैसे जाएं। जो पहला है हम लोग कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स का, वही हमारा मोटो भी है कि स्ट्रेटजी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट ऑफ टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लेवल पे क्या हो, एज सोशली एंड इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट एंड मैनेजर्स। ये तो इंडिविजुअल के लेवल पे है कि एज सोशली एंड इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल्स। और दूसरा एट द लेवल ऑफ सोसाइटी एज म्यूचुअली इनरिचिंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे इनरिचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हम इन्हीं पर्पजेस के लिए तैयार करें। तो आज की हम लोगों की जो चर्चा है वो करीब करीब इन्हीं बिंदुओं को कवर करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो कोर चीज़ें हैं आपके दिल में आत्मसात हो जाएंगी। तो फिर आप कोई भी प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप उत्तर दे लेंगे, क्योंकि वह हमारे अंदर से ही उपज आएगा, उसका उत्तर उगाएगा जब आप प्रश्न देखेंगे तब। इसमें एक चीज़ जरूर है, केस स्टडीज ऑफ टिपिकल होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट मॉडल्स एंड प्रोडक्शन सिस्टम्स। केस स्टडीज
अगर आप चाहेंगे, आपके प्रश्न अगर आएंगे तो मैं केस स्टडीज भी ढूंढ करके आपको आपके सामने रखूंगा, वो भविष्य में प्रश्नोत्तर के साथ आएगा। अभी हम इन कोर इश्यूज पे आज अपनी चर्चा समाप्त करेंगे। हम लोगों को यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तक जाना है, तो उसके लिए आप खुद देखिए, वर्ल्ड को देखिए ध्यान से, यूनिवर्स को देखिए, तो हाउ ब्यूटीफुल द नेचुरल लॉज कितने सुंदर हैं, कितने परफेक्ट हैं। अगर हम उन्हीं को समझने लगें तो हम धीरे धीरे यूनिवर्सल ऑर्डर को अप्रिसिएट करेंगे और अपनों को उसका एक जीवंत अंग मानते हुए अपने आप सब कुछ करने लगेंगे। जो मैं बार बार कहता हूं कि द इंटायर यूनिवर्स एग्जिस्टेंस ये एक यूनिफाइड लिविंग वाइब्रेंट बॉडी है और हम सब उसके जीवंत अंग हैं। जो भी आपको दिख रहा है वो उसका एक जीवंत अंग है, लेकिन सब जुड़े हुए हैं। लिविंग वाइब्रेंट बॉडी है। हम उस वाइब्रेंट बॉडी को अद्वैत सिस्टम कह सकते हैं, हम उसको ईश्वर कह सकते हैं, हम भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, संपूर्णता कह सकते हैं, होलिस्टिक रियलिटी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वह सच्चाई है। उसको अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है, कहा जा सकता है, और हम उसके जीवंत अंग हैं। तो जब हम उसके लिविंग वाइब्रेंट बॉडी पार्ट हैं, जैसे ये हाथ अगर इस बॉडी का लिविंग वाइब्रेंट है तो अपने आप ये इथिकल ही रहेगा, और ये जो भी करेगा इस शरीर के साथ वो जो जरूरत होगी वही करेगा। चाहे वो टेक्नोलॉजी का विकास हो इस शरीर के लिए, चाहे वो मैनेजमेंट का विकास हो, या जिस चीज का भी जो भी सिस्टम डेवलप होगा, ये हाथ इस शरीर के लिए अगर ये सेंसिटिवली कनेक्टेड है, ये महसूस करता है कि हम इसके अंग हैं लिविंग वाइब्रेंट, तो ये अपने आप सारी चीजें एकदम परफेक्ट करेगा जैसे यूनिवर्स में है। वही उसी तरह से यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब तक वो कनेक्शन फील करते हैं तब तक वह ऑटोमेटिकली, नेचर में सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर में जितना प्रोडक्शन सिस्टम है, जितनी टेक्नोलॉजी है और जितने मैनेजमेंट मॉड्यूल्स हैं, सब के सब पीपल फ्रेंडली हैं। पीपल फ्रेंडली नहीं, ऑल लिविंग बीइंग फ्रेंडली हैं और इको फ्रेंडली हैं। ये जो चीजें इसमें पढ़ने पढ़ाने की कह रही हैं, आप नेचर को ऑब्जर्व करिए, वहां सब चीजें ऑटोमेटिक हैं, वहां सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम नेचर को ध्यान से केवल देखें, खुली आंखों से देखें, तो अपने आप हमारी हर स्टेप यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए होगा, और हम जितना भी सिस्टम्स डेवलप करेंगे, चाहे प्रोडक्शन सिस्टम हो, टेक्नोलॉजीज हों या मैनेजमेंट मॉड्यूल्स हों, सब पीपल फ्रेंडली होंगी। और पीपल फ्रेंडली ही नहीं, ऑल लिविंग बीइंग फ्रेंडली और इको फ्रेंडली होगा। तो सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप आएगा। और उसका जो की है वही कहा कि जो पूरा ब्रह्मांड, पूरा एग्जिस्टेंस एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। और हम जीवंत तभी हैं, जीवंत अंग होने के सबसे बड़ा जो सूत्र है वो सेंसिटिविटी है, संवेदना है। यह हाथ तभी तक जीवंत है इस शरीर से जुड़ा हुआ जब तक यह सेंसिटिव है शरीर के हर चीज से। अगर इसमें सेंसिटिविटी खत्म हो गई, इसमें संवेदना खत्म हो गई, यानी कि ये पैरालाइज्ड है। तो अगर हम में वह सेंसिटिविटी नहीं है तो हम पैरालाइज्ड हैं, मेंटल पैरालिसिस है। अगर हम अनएथिकल हैं या पूरे ब्रह्मांड से, वर्ल्ड से, धरती से, इकोलॉजी से जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे हैं, अनएथिकल हैं, तो हम मेंटली पैरालाइज्ड हैं। मुझे खुशी है कि इस तरह के सिलेबस के द्वारा इस तरह की चीज़ों को आत्मसात करा करके यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी या जहाँ जहाँ ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स सिलेबस में है, वो बच्चों में वो मेंटल पैरालिसिस की जो संभावना है वो दूर कर रहे हैं। अगर हम ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स सीख समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, तो हम अपनी मेंटल पैरालिसिस दूर कर रहे हैं। तो आप केवल धरती को ऑब्जर्व करिए गहराई से कि कितना ऑर्डरली है, कितना इथिकल है,
कितना ब्यूटीफुल है नेचुरल लॉज, कितने परफेक्ट हैं, हमारी बॉडी कितनी परफेक्ट है, कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है, एकदम मतलब एक्सेलेंस की इंतहा है, ऑर्डर की इंतहा है, सेंसिटिविटी की इंतहा है। तो स्टेबल एंड नोबल ऑर्डर जहां भी हो, जैसे सृष्टि में है, सब चीजें एकदम परफेक्टली चल रही है, धरती पर है, इकोलॉजी में है, बायो सिस्टम्स में है, तो वो स्टेबल एंड नोबल ऑर्डर इंश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ the sensitivity, connectivity of the earth and of the entire systems। ये जो कोर स्टेबल और नोबल ऑर्डर जो वही होगा जहां टोटल सेंसिटिविटी होगी, और वही सेंसिटिविटी इंश्योर करती है एग्जिस्टेंस और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंटायर अर्थ। अब ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर हम सोचें, समझें, सीखें भविष्य के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा रिलेशन अदर्स से, चाहे वो धरती से, चाहे अदर लिविंग बींग्स से, जो चारों ऑर्डर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनसे, चाहे मटेरियल ऑर्डर हो, प्लांट ऑर्डर हो, लिविंग बींग ऑर्डर हो या ह्यूमंस हो, इनसे हमारा रिलेशनशिप क्या है, उसको अगर हम बेहतर बना सकें, हम सबके प्रति सेंसिटिव हो सकें, तभी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इस धरती पर आएगा। और वही हमारी सनातन संस्कृति रही है। सनातन संस्कृति वह है जो पूरी धरती की है, किसी एक धर्म की नहीं, वो सारे धर्मों का मूल वही है। और वही सनातन संस्कृति हर धर्म में है कि सब सुखी हों, इस धरती पर जो हैं सब सुखी हों और सब एक परिवार की तरह से रहें, सारे जीव जंतु वनस्पतियां मिल करके वसुधैव कुटुंबकम। यही यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का सूत्र है, उसी को हमको हमें तक पहुंचना है। वहीं से हमने शुरुआत की थी, बीच में भटक गए थे, अब फिर वहीं तक पहुंचना है। तो हम लोगों को एहसास करना है कि वी आर ऑल रिलेटेड एंड वी हैव टू इंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट। हम सब संबंध एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यह रियलाइज करना है, और म्यूचुअल फुलफिलमेंट को, एक दूसरे के पूरक होकर के, एक दूसरे के सुख दुख के पूरक होकर के हमको रहना है। तो वी आर ऑल रिलेटेड एंड वी हैव टू इंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट। ये कैसे आएगा? एजुकेशन से, सत्संग से, ध्यान से, चिंतन से, वो जुड़ाव संवेदना के एहसास से। कभी कभी कोई व्यक्ति के प्रभाव से भी वो परिवर्तन आ जाता है। यह भाव बुद्ध के प्रभाव से अंगुलीमाल तक में आ गया, तो वो परिवर्तन होता रहता है। आपको शिक्षक कैसे मिले, गुरु कैसे मिले, आपकी खुद आंखें, आपके ने क्या देखा, आपके विचार, कभी कभी अच्छा लिटरेचर आपको प्रभाव डाल देता है, अच्छी कविता, अच्छे लाइनें आपको उस तरफ ले जाती हैं। तो एजुकेशन से, लिटरेचर से, सत्संग से और अपने चिंतन से, सेल्फ रियलाइजेशन से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, और कभी कभी व्यवस्थाएं भी इसके लिए मदद करती हैं। तो व्यवस्थाओं के द्वारा भी कभी कभी उस तरफ हम चल पड़ते हैं। न्याय के द्वारा भी ये होता है अक्सर। शायद लाइट चली गई है, तो इसकी वजह से रोशनी कम हो गई है, लेकिन चलिए प्रोग्राम तो चलता रहेगा।
तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि व्यवस्थाओं के द्वारा भी आता है, और व्यवस्थाएं जब डेमोक्रेटिक होती हैं तो ये और आसानी से आता है। तानाशाही में, डिक्टेटरशिप में, किंगशिप में, ह्यूमन यूनिवर्सल ऑर्डर की तरफ हम नहीं गए। वहाँ ग्रीड इतना ज़्यादा होता है, और ऑटोक्रेसी में हमारी इच्छा सबसे बड़ी है। हम सबकी राय लेंगे नहीं, सबके बारे में सोचेंगे ही नहीं। हम सबकी राय तभी लेते हैं जब सबके बारे में सोचते हैं। जब सबके बारे में सोचेंगे ही नहीं तो फिर यूनिवर्सल ऑर्डर सबका कैसे आएगा? तो उसके लिए लोकतंत्र जरूरी है। खुशी है हम 20वीं और 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, जहां पे डेमोक्रेसी इस धरती पर आ गई है। डेमोक्रेसी खुद एक यूनिवर्सल ह्यूमन यूनिवर्सल सोशल ऑर्डर के लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल है, व्यवस्था के लिए, और वो हमें मिल गया है। व्यवस्थाएं बहुत हद तक हमें मदद करेंगी। ये डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम्स भी डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजीज भी डेवलप करने के लिए, एंड मैनेजमेंट मॉडल्स भी डेवलप करने के लिए। अब इथिकल पर्सन कौन कौन है, क्या कौन हो सकता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी? जो अपना बेस्ट दे, अपने जो मैंने बताया ना कि जो मैस्लो के 5 स्टेजेस हैं, जो 5 लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, उसके अंदर जो छिपी हुई ईश्वरीय शक्ति है, या उसके अंदर जो विशिष्ट शक्ति है, कुछ लोगों को ईश्वर के नाम से लगता है कि ये किसी खास विचारधारा के हैं, तो आप उसे एग्जिस्टेंस की शक्ति कह लीजिए। एग्जिस्टेंस ने उसे जो यूनिवर्सल ताकत दी है, शक्ति दी है, विलक्षणता दी है, उसको उकेरे और उसको सबके कल्याण के लिए सौंप दे, इस्तेमाल करे। तो वो जो बेस्ट है वह दे। और अगर वो टीम में काम कर रहा है, खास करके प्रोफेशनल्स के सेंस में, इथिकल पर्सन कौन है कि वो अपना बेस्ट दे और लॉयल टू टीम मेंबर्स रहे। जितने टीम मेंबर्स उसके हैं उसके साथ लॉयल रहे, कस्टमर्स के साथ लॉयल रहे, जो भी उसके कस्टमर्स हैं उनका बेस्ट सोचे और करे। आप जो हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, अब्राहम लिंकन लेटर टू हिज सन्स टीचर, उस वाले पार्ट को फिर रिवाइज करिएगा, उसमें इस पर बहुत अच्छा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करे, अपनी जिम्मेदारियां समाज के प्रति जो हैं वो पूरी करे, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करे, और फ्यूचर जनरेशंस के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरा करे। हमें धरती को जितना हमें जैसा मिला है उससे बेहतर छोड़ के जाना है, इसको सुनिश्चित करे। और इसके लिए बेस्ट, अच्छे से अच्छा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग खुद लेने की कोशिश करे और देने की भी कोशिश करे फ्यूचर जनरेशंस को, और जो और अपकमिंग जनरेशन है, जो लोग हैं उसके संपर्क में, उनको भी बेहतर तरीके से एजुकेट और ट्रेन करने की कोशिश करे। और अगर वो स्पेशलिस्ट है तो अपने को जनरलिस्ट भी माने। अगर एक अच्छा डॉक्टर है तो वह ठीक है, वो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज हो गया, लेकिन वो पूरे शरीर के बारे में भी जाने, तभी वो ठीक से अपने जॉब को कर पाएगा। नहीं तो मर्ज कहीं भी हो शरीर में, वो केवल अपने उसी में सारा ढूंढेगा और उसी की दवा करने की कोशिश करेगा, वो अप्रोप्रिएट दवा नहीं कर पाएगा। तो ए गुड स्पेशलिस्ट इज ओनली दैट पर्सन हु इज ए गुड जर्नलिस्ट। अगर कोई वो अच्छा जर्नलिस्ट नहीं है तो वो अच्छा स्पेशलिस्ट नहीं होगा।
बीच में वो चला गया था नेट, फिर आ गया है। दिक्कत आज लाइट में है, लाइट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम लोगों का ये आज का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो ए स्पेशलिस्ट शुड बी गुड जनरलिस्ट, और ये केवल मेडिकल फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में है। आप कितने भी स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर के हों, मैनेजमेंट के हों, लेकिन एक जनरलिस्ट होना चाहिए आपका। एक एज ए ह्यूमन बीइंग जो कॉमन सेंस है वो ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपने एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कॉमन सेंस, एज ए जर्नलिस्ट वाला भाव नहीं रखा तो आप अक्सर भटक जाएंगे। स्पेशलिस्ट शुड बी ए गुड जर्नलिस्ट ऑल्सो, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। आप ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की सेंसिटिविटी और कॉमन सेंस को जरूर अपने अंदर जिंदा रखिए, तभी एक अच्छे स्पेशलिस्ट, एक गुड प्रोफेशनल हो पाएंगे। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। अब प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? गिविंग ऑफ वंस बेस्ट टू इंश्योर दैट क्लाइंट्स इंटरेस्ट आर प्रॉपरली केयर्ड फॉर। हमारे पास जो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जो भी हमारी स्पेशलिटी है, जो भी हमारा प्रोफेशनल नॉलेज है, वह हमारे क्लाइंट के इंटरेस्ट में बेस्ट तरीके से इस्तेमाल हो, यही प्रोफेशनल एथिक्स है। बट इन डूइंग सो द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट, किसी और के इंटरेस्ट को हमें हिट नहीं करना है, किसी और के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉयट नहीं करना है, चाहे वो देश का हो, चाहे इकोलॉजी का हो, चाहे अदर ग्रुप्स का हो, या इवन जो हमारा क्लाइंट है उसके कंपटीटर्स का हो। हमें किसी को चीट नहीं करना है, हमें किसी को धोखा नहीं देना है, हमें किसी को डिसीव नहीं करना है। हमारे क्लाइंट का इंटरेस्ट हमारे नॉलेज से हो, लेकिन किसी के कॉस्ट पे नहीं हो। इसको हमेशा ध्यान में रखना है, तभी हम अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे या कर रहे हैं। बट इन डूइंग सो द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द स्टाफ एंड को-वर्कर्स, अगर हम किसी का, कोई कंपनी के किसी को वो कर रहे हैं, उसके प्रोफेशनल हेल्प दे रहे हैं, तो केवल कंपनी के इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे, हम उसके स्टाफ का, उसके इकोलॉजी का, अदर पीपल का, कंट्री का, सबका इंटरेस्ट देखेंगे, हम जिस भी फील्ड में उनको प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हों। और सबके इंटरेस्ट को हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड, एप्रिसिएटेड, रिस्पेक्टेड। इसके लिए जो मेरा प्रिंसिपल आपको बताया था, विन विन विन, जीत 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 का सिद्धांत, उसको फिर याद करिए। उस प्रिंसिपल को हमेशा अप्लाई करना है। क्या था विन 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 प्रिंसिपल? अब तक मैनेजमेंट में विन विन प्रिंसिपल बहुत पॉपुलर रहा है कि अगर दो लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो इस तरह से इंटरैक्ट करें कि दोनों का फायदा हो। अपने अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने की जगह पे ऑप्टिमाइज कर लें, दोनों हैप्पी रहें, दोनों सेटिस्फाई रहें। विन विन प्रिंसिपल बड़ा पॉपुलर है। अक्सर कहा जाता है चलो विन विन सिचुएशन आ गया, विन विन सिचुएशन निकाल लें। लेकिन विन विन बड़ा घातक हो सकता है और लूट का प्रिंसिपल हो सकता है। दो लोग आपस में विन विन करते हुए किसी को लूट लें और आपस में आधा आधा बांट लें, विन विन हो रहा है। दो देश बाकी देशों को तबाह कर दें और आपस में सारा फायदा आधा आधा ले लें। दो कॉरपोरेट्स कार्टेल बना करके अपना फायदा दोनों करें और बाकी सब कंपनीज और कंज्यूमर्स का नुकसान करें और आपस में आधा आधा बांट लें, तो उनका विन विन हो रहा है। या आपस में ही इंजॉय कर लें, या सारे ह्यूमन बींग्स ने मिल करके इकोलॉजी को, अदर बींग्स, अदर लिविंग बींग्स को नष्ट कर रहे हैं, सारे ह्यूमन बींग्स का फायदा हो रहा है, तो आदमियों के लिए विन विन है। लेकिन बाकी का क्या हो रहा है? तो इसलिए विन विन तभी ठीक है जब अदर्स के इंटरेस्ट पे दुष्प्रभाव न पड़ रहा हो। अगर अदर्स के इंटरेस्ट पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, वह हार्मफुल हो रहा है, तो फिर वह प्रिंसिपल विन विन एक अच्छा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, एक अच्छा लाइफ का प्रिंसिपल नहीं है।
इसके लिए इसको मैंने एक्सटेंड किया और इसको विन 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 बनाया। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए विन 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 प्रिंसिपल ही एकमात्र प्रिंसिपल हो सकता है या भविष्य में होगा। आप प्रोफेशनल एथिक्स में लगाइए। अगर आप विन विन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं तो आप और आपकी कंपनी या जिसने भी आपका क्लाइंट, आप दोनों खुश हैं, काम हो रहा है। भले ही अगर आप देश को लूट रहे हैं, समाज को लूट रहे हैं, इकोलॉजी को लूट रहे हैं, या इवन स्टाफ को लूट रहे हैं, स्टाफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन विन विन प्रिंसिपल से आप जायज हैं। लेकिन विन 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 प्रिंसिपल पे ये थर्ड विन रिप्रेजेंट करता है, आप जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं उन दोनों के अलावा इस धरती पर, इस समाज में, इस जहां देश में जो भी है, उन सब का विन, उन सब के विन को भी आपको सुनिश्चित करना है। तो अगर आप विन 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 प्रिंसिपल को आत्मसात कर लेते हैं तो ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स के हर इशू को आप बहुत बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं और कभी कोई डिलेमा नहीं रहेगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए अपने दिमाग में विन 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 प्रिंसिपल हमेशा ध्यान में रखिए, अप्लाई करिए। कुछ पॉइंट्स मैंने जो जॉट डाउन किए थे कि कुछ छूट न जाए, क्योंकि आज हम लोगों का ये लास्ट सेशन होने जा रहा है। अब एडवोकेट्स हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सीएज हों, आर्किटेक्ट्स हों, फार्मासिस्ट्स हों, जितने प्रोफेशंस हैं सबके अपने अपने एसोसिएशंस भी हैं। मेडिकल काउंसिल है और सबके सीएज एसोसिएशन है, नेशनल लेवल पे सब हैं। वो क्यों बने हैं? उसका दोहरा कि किसी का प्रताड़ना ना हो, उनके किसी मेंबर की प्रताड़ना ना हो, एक तो वो है उनके इंटरेस्ट को भी वॉच करना। लेकिन उनका दूसरा ये है कि डिसिप्लिनरी एक्शन भी वो लेते हैं, और किस लिए? कि उस प्रोफेशन की इमेज ना खराब हो, उनके बीच ये ह्यूमन वैल्यूज प्रोफेशन रहें, एथिकल वैल्यूज रहें हर मेंबर के लिए, तो वो उसको भी वॉच करते हैं। और अगर कोई उनका मेंबर प्रोफेशनल एथिक्स का वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते हैं, अपने प्रोफेशन की इज्जत बचाने के लिए। तो इसलिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि जितने भी प्रोफेशंस हैं सबके अपने अपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनकी एपेक्स बॉडीज भी हैं, रीजनल बॉडीज भी हैं, और सब दोहरा काम करती हैं। अपने मेंबर्स का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करती हैं और पब्लिक एट लार्ज का, कंट्री एट लार्ज का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती हैं, इकोलॉजी एट लार्ज का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती हैं कि वो कोई प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करें उनके मेंबर्स, और अगर नहीं फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। इसमें अभी एक चीज़ लैकिंग है, उसकी तरफ हम लोगों को अपने अंदर से वो भावना लानी होगी। जनरल बॉडीज हैं, वो अगर नेशन के प्रति कोई गड़बड़ करता है, कंप्लेंट आती है, किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है, वो गलत काम करता है प्रोफेशनल, उसकी कंप्लेंट आती है तो उस पर तो एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर इकोलॉजी और धरती के अगेंस्ट वो कुछ एडवाइस देते हैं या काम करते हैं, कंप्लेंट कौन लाएगा? धरती नहीं कंप्लेंट। हमको आपको लिविंग वाइब्रेंट होना होगा कि कोई प्रोफेशनल धरती का, इकोलॉजी का नुकसान ना पहुंचाए। उसके लिए हमको अलर्ट रहना होगा, ये भी ज़रूरी है। हमें अगर हमारा कोई कॉलीग ही गलत काम कर रहा है तो उसे समझाएं। अगर वो नहीं समझता है तो इवन हम अपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कहें कि यह अनएथिकल काम कर रहा है, क्योंकि हम ये मूक वनस्पतियाँ या ये ऑक्सीजन धरती का, या पानी धरती का, ये कैसे कंप्लेंट करेगा? इसकी उनकी आवाज़ हम ही को बननी होगी। अब जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं प्रोफेशंस के, जनरली यही सब हैं कि उनको इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखना है, बायस नहीं होना है, ऑब्जेक्टिविटी रखना है, और
वही क्लाइंट के हित के लिए बाकी के हितों को कुर्बानी नहीं देनी है, विन 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 प्रिंसिपल पे काम करना है, अपनी पूरी कॉम्पिटेंस दिखानी है। हम अपने जॉब के साथ जस्टिस करें, समय दें, ऐसा नहीं कि स्लिप्स आउट कर जाएं और जल्दीबाजी कर जाएं। पूरा ध्यान से सही पूरी राय देनी है और ड्यू प्रोफेशनल केयर करना है, पूरा ध्यान देना है। हम अपने क्लाइंट की चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल भी रखना है। ऐसा नहीं कि हम सबको बताते चलें, वो बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी अनायास हम किसी को क्यों बताएं कि हमारा और क्लाइंट का ये है, उसको जो बताना होगा बताएगा, जो गवर्नमेंट लॉज कहते हैं उसके अनुसार वो अपना डिक्लेयर करेगा। लेकिन मेरा काम केवल प्रोफेशनल एडवाइस देना है, वहीं तक रहें। हम उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को, क्लाइंट के इंफॉर्मेशन को सुनिश्चित करना है। और एज ए प्रोफेशन हमको नॉन कंपैटिबल वर्क नहीं करना है। आप कहेंगे आप नॉन कंपैटिबल वर्क, एक छोटा सा एग्जांपल है, डॉक्टर और दवा की दुकान। अगर कोई डॉक्टर दवा की दुकान भी खोलता है, साथ में खोलता है, तो दवा की दुकान के मालिक के रूप में उसकी इच्छा होगी उसकी सेल बढ़े, और डॉक्टर के रूप में उसकी प्रोफेशनल एथिक्स कहेगी कि उतनी ही दवा दो जितनी उसको ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा दवा ना दो। ये दोनों में कॉन्फ्लिक्टिंग है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ डॉक्टर और दवा की दुकान दोनों होती है साथ साथ, वहाँ डॉक्टर में टेंडेंसी हो जाती दवा ज़्यादा लिखने की, ताकि दवा की दुकान ज़्यादा चले। तो ये नॉन कंपैटिबल प्रोफेशन, इस तरह से डॉक्टर को दवा की दुकान नहीं खोलनी चाहिए, बेहतर यही है। आजकल बहुत चल रहा है, ये अनएथिकल है। और ये भी अनएथिकल है कि हम किसी के प्रोफेशनल गाइड बने, प्रोफेशनल कंसल्टेंट बने, और उसके अपोजिशन या उससे जिसकी दुश्मनी हो या जो उसका कंपटीटर हो उसके भी बन जाए। यह बेहतर नहीं है। अनलेस मेडिकल प्रोफेशन में चल सकता है कि कोई दो दुश्मन हैं, आप दोनों को मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी का हो, टैक्सेशन का हो, इवन आर्किटेक्चर का हो या फाइनेंशियल हो, वहाँ पर जो दो लोग एक दूसरे से किसी रूप में कनेक्टेड हैं और ख़ास करके उनको राइवलरी है, तो दोनों का कंसेप्ट बनना अवॉइड करना चाहिए। तो कंप्यूटर के प्रोफेशनल कंसल्टेंट या गाइड ना बने। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो जाननी समझनी हम लोगों को ज़रूरी हैं। और कल हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पर काफ़ी चर्चा की थी कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन वैल्यूज़ को और प्रोफेशनल एथिक्स को बेटर ह्यूमन ऑर्डर के लिए ज़रूरी है। अब इसका जो हम लोगों का चर्चा में ability to identify the scope and characteristic of people-friendly, eco-friendly production systems, technologies and management systems. ये तीनों कैसे बनाएं? people friendly, eco friendly, production systems, technologies and management modules. तो प्रोडक्शन सिस्टम अगर हमको इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली बनाना है तो उसके लिए बेसिक चीज़ें आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हम धरती के प्रति और मनुष्य के प्रति सेंसिटिव होकर के प्रोडक्शन सिस्टम बनाएंगे तो क्या क्या होगा। पोल्यूशन लेस होना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट रखना चाहिए, जो वर्कर्स हैं उनका एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए,
उनके परिवार की भी हमें यथासंभव देखभाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारी यूनिट इतनी बड़ी हो गई है तो उनके बच्चों की भी देखभाल करनी चाहिए, उनके परिवार की भी देखभाल करनी चाहिए, और बड़ा खुशनुमा माहौल रहना चाहिए। आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज सुने हैं लाइफ में, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू सुने पड़े, लेकिन जेआरडी टाटा का एक इंटरव्यू मैंने एक बार पढ़ा था, उससे अच्छा इंटरव्यू मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना। और इंटरव्यू में क्या कहा जेआरडी टाटा ने, उनसे किसी ने पूछा कि टाटा ग्रुप, और उनके समय में सच्चाई थी, टाटा ग्रुप जो जो बिजनेस करते हैं वह सफल ही होते हैं और 100% ऑनेस्टी के साथ सफल होते हैं। तो आपकी सफलता का क्या राज है? तो उनका उत्तर इतना बढ़िया था कि आई सेलेक्ट द बेस्ट एंड देन पुट फुल फेथ ऑन हिम। हम जिन लोगों को सेलेक्ट करते हैं, जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कैरेक्टर हो और जिसका ब्रेन अच्छा हो। बाकी अगर ब्रेन अच्छा है तो जो नई चीजें सिखाना पढ़ाना हम सिखा पढ़ा लेंगे, लेकिन कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और ब्रेन अच्छा होना चाहिए। आई सेलेक्ट द बेस्ट, बात यही नहीं खत्म होती, आई सेलेक्ट द बेस्ट, और उसका जो अगली लाइन है बिल्कुल एब्सोल्यूट, एंड देन पुट फुल फेथ ऑन हिम। फिर हम उन पर अविश्वास नहीं करते हैं कि एक आदमी को रिक्रूट किया, जैसा आजकल सरकारी विभागों में होता है, फिर उसका वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर वाला ठीक काम कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर वाला काम ठीक नहीं कर रहा है, उसके ऊपर एक और। तो एक चेन पिरामिड बना देते हैं अननेसेसरी, और कितना गुना इस पे खर्चा बढ़ जाता है। जितना जरूरत होती है उसका 5-10 टाइम्स बेवजह के लोग पड़े रहते हैं। इससे डिले भी होता है डिसीजन में, और एक अविश्वास का एटमॉस्फेयर पैदा हो जाता है, अनफ्रेंडली, कोई एक दूसरे विश्वास नहीं करता है, सब शंका की निगाह से देखते हैं, फिर कोई काम नहीं करना चाहता, हर आदमी टालना चाहता है। वो पूरा ये पैराडाइम शिफ्ट करके रख दिया टाटा ने। उन्होंने कहा कि नहीं, आई सेलेक्ट द बेस्ट, और बेस्ट मतलब विथ कैरेक्टर एंड विथ ब्रेन, और उसके बाद देन पुट फुल फेथ ऑन देम। उस तरह से हम लोगों को रखते हैं, और जिसका ये नतीजा होता है कि हमारे यहाँ काम अपने अच्छा होता है, और 100% ऑनेस्टी के साथ होता है, किसी को डिसऑनेस्टी की जरूरत ही नहीं रहती है। मुझे खुशी है कि मैं बॉम्बे में जब पोस्टेड था 79 से 83 तक, तो मुझे टाटा ग्रुप का भी असेसमेंट करने का मौका मिला। टीसीएस उस समय सबसे पहले बनी थी, एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह से, कंसल्टेंसी की तरह से। मैं सारे प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स का असेसिंग ऑफिसर था। फैंटास्टिक अकाउंट्स, कभी कोई गलती नहीं करते थे, और उनके जो लोग आते थे, मिस्टर भाटिया का मुझे अभी भी याद है, वो कहते थे, सर आप इतने अच्छे विचारों के और एमएससी फिजिक्स हैं, क्यों आप यहाँ पर, वाई यू आर रॉटिंग हियर इन दिस अकाउंट्स। लेकिन उनसे ये दूसरी बात है, वो भी व्यवस्था से जुड़ी हुई है। मैंने उनसे पूछा कि इस इन्वायरमेंट में, इतना पॉल्यूटेड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आप कैसे ये सब मेंटेन कर पाते हैं? क्या आप पर दबाव नहीं होता कि आप कुछ अनइथिकली इन लोगों को हेल्प करें? उनका बहुत ज़्यादा दबाव है। और सर, अब हम लोगों ने को शुरुआत करनी पड़ी है गलत काम करने की। हम लोगों को ट्रस्ट बनाना पड़ रहा है, और उस ट्रस्ट में हम अपने फंड्स को डाइवर्ट करते हैं, और उस ट्रस्ट में गलत चीज़ें दिखा करके इन पॉलिटिशियंस को देना पड़ रहा है। वहाँ से पॉल्यूशन की गंगोत्री टाटा ग्रुप में भी शुरू होती है, जो मिस्टर भाटिया मुझे बताया करते थे। तो लेकिन प्रोडक्शन सिस्टम में अगर हमको ये चीज़ें लानी है, पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली, तो हमें वर्कर्स के साथ भी वो जो टाटा ने कहा था वो करना है, म्यूचुअल बिलीफ के साथ, म्यूचुअल विश्वास के साथ, उसको अपने डिसीजन मेकिंग में खुशी महसूस हो, और सबकी राय ली जाए, मतलब डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम्स हो। इस पर मैनेजमेंट मॉड्यूल्स पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन तो
ये जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं वो इको फ्रेंडली हों और वो उनमें इनपुट हम बेस्ट दें। अगर हम इनपुट खराब देने लगेंगे तो हमारा आउटपुट भी नहीं अच्छा होगा। इसी इनपुट आउटपुट पर एक चीज़ और अभी चर्चा करेंगे। तो जे.आर.डी. टाटा का ये इंटरव्यू इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता। फिर हम टेक्नोलॉजीज़ अगर बेहतर करना है हमको तो वही लेस पोल्यूशन की तरफ जाना है, मनुष्य पर ज़्यादा जोर न हो। पहले कितना मतलब इवन मनुष्य मैला उठाता था, तो हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। अभी भी कभी कभी ऐसे सीन्स आते हैं कि जो सीवर लाइनें हैं उसमें मनुष्य को खुद जा कर के गले गले तक खड़े होकर के और सफाई करनी पड़ती है। यह सब मशीनरी टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा होना चाहिए ताकि ह्यूमन बीइंग चाहे जो हो उस रिस्पेक्टेबल तरीके से रह सके। हमें वो तरीके ढूंढने होंगे। तो टेक्नोलॉजी को भी ज़्यादातर सोलर बनाना है ताकि उसमें पोल्यूशन ना हो, और उसी दिशा में या और जो इको फ्रेंडली जो कंज्यूमेबल नहीं बल्कि जो हमारी शक्तियां हैं जिनसे धरती पे जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, चाहे कोल हो चाहे और दूसरी चीज़ें हों, उन पर आधारित हमारी एनर्जी सोर्सेज न इस्तेमाल हों। टेक्नोलॉजीज ऐसी होनी चाहिए, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वेव एनर्जी, एयर एनर्जी, उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो और ग्रीनर टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि धरती पर ऑक्सीजन की कमी ना हो। मैनेजमेंट मॉड्यूल्स में डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जो हायर पोजीशन पर है उसकी ये जिम्मेदारी नहीं कि वो जो भी कहता है वो भी हायर है और उसी की बात, वो तो ऑटोक्रेटिक हो गया। उसको सबके साथ बैठ करके और सबके नॉलेज को उभरने देना है और उसमें जो बेस्ट हो उसको वो इस डिसीजन में उसको वो चुना जाए कि ये सबसे अच्छा है, भले वो नीचे का कोई स्टाफ दे रहा हो। इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस किए जाते हैं। जापान में मैनेजमेंट का ये मॉड्यूल क्वालिटी सर्कल के रूप में आया, जिसमें सारे लोग बैठ करके, जिसमें सबसे नीचे का वर्कर से लेकर के टॉप मैनेजमेंट तक सब बैठते हैं। उस मीटिंग में सबकी बराबर एकदम इक्वल लेवल पे रहते हैं, कोई किसी के बात का बुरा नहीं मानता है। सब जो बेस्ट है कंपनी के लिए या कंज्यूमर्स के लिए या आपस के लिए, सबके लिए जो बेस्ट है वो सुझाते बताते हैं और जो सबसे अच्छा होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो क्वालिटी सर्कल का है ये बहुत पॉपुलर है और अब तो मैनेजमेंट में भी लोग इसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक हो लीडर्स, हर एक दूसरे पे विश्वास रखे, जो जे.आर.डी. टाटा के सस्पिशन नहीं हो। सस्पिशन जहाँ होता है वहाँ शर्किंग शुरू हो जाती, डिसीजन मेकिंग नहीं होती और अननेसेसरी फिर डिसिप्लिनरी एक्शन और ये और वो सारा समय उसी में लिटिगेशन में इसी में जाने लगता है। फिर कोई फाइल या कोई डिसीजन 2-3 लेयर्स से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट में तो 8-8, 10-10 लेयर्स तक हो जाते हैं और उसमें चीज़ें और गायब ही हो जाती, कुछ एक्शन नहीं होता है, केवल और केवल डिले होता है। अगर हमें इफ़िशेंसी बढ़ानी है, डिले कम करना है और पीपल फ्रेंडली होना है तो लेवल, और इको फ्रेंडली होना है तो लेवल 1 या 2 लेवल पर फैसले हो जाने हैं। और इसके लिए कभी कभी ज़रूरी होता है लेटरल थिंकिंग की, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की। इस पर भी मैं कभी भावगंगा में चर्चा करूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। कभी कभी क्लिक कर जाता है कोई आंसर, अभी तक जैसा होता रहा उससे एकदम अलग। तो लेटरल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स भी ज़रूरी है और उसके लिए दिमाग खुला रखना ज़रूरी है। सेट पैटर्न पर ना सोचें, दिमाग को खुल करके सोचने दें, तो वो बहुत ज़रूरी है, लेटरल थिंकिंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और सबसे ज़्यादा हमें जहाँ पे पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली होने की ज़रूरत है वह केवल, हर जगह है वैसे तो, लेकिन एनर्जी रिसोर्सेज में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी रिसोर्सेज में हमारी सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, क्योंकि वह हमारी इकोलॉजी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। और इसी संदर्भ में
मैनेजमेंट मॉड्यूल्स के जो सबसे बड़े मैनेजमेंट मॉड्यूल्स हैं, ये कॉर्पोरेट्स तो हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल्स भी हैं, लेकिन उनसे भी बड़े ये जो कंट्रीज के और जो दुनिया के प्रदेशों के जो मैनेजमेंट मॉड्यूल्स हैं वह सबसे बड़े हैं। उनको हम कैसे पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली बनाएंगे। यूपी में तो चुनाव का समय चल रहा है, यहाँ इस बार यूपी क्यों 5 राज्यों में चुनाव का माहौल चल रहा है, वह और इंडिकेट करता है कि हम जो देश की व्यवस्था, देश का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेजमेंट मॉड्यूल है, और प्रदेशों का जो मैनेजमेंट मॉड्यूल है, उसको हम कैसे पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर गहराई से इसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि यह बाकी जितने और मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट्स का हों, चाहे मल्टीनेशनल्स के हों, चाहे बेचारे छोटे छोटे कंपनियां हों या पार्टनरशिप फर्म्स हों या जो भी हों, उन सबको प्रभावित करते हैं। वो अगर देश का मैनेजमेंट सिस्टम करप्टेड है या अननेसेसरी चीज़ों में उलझा रहा है, उलझ रहा है, न्याय फिर डिले होने लगता है, पुलिस सिस्टम अत्याचार करने लगता है, कितने अच्छे अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम्स वाली चीज़ें ख़त्म हो गई जो ऑनेस्टी के साथ करना चाहते हैं, पीपल इको सिस्टम्स के लिए काम करना चाहते हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं इनके दबाव प्रभाव में। तो इसलिए अगर कंट्री का और प्रदेशों का मैनेजमेंट सिस्टम नहीं सुधरा तो बाकी सब सिस्टम्स का आपने बनाया भी तो बचे रहना मुश्किल हो जाता है। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी बचे, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी बचे रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रीज का और स्टेट्स का बहुत ज़रूरी है, और वह डेमोक्रेसी में हम आप ही चुनते हैं, पब्लिक ही चुनती है। तो फिर वो पब्लिक की जिम्मेदारी हो जाती है कि इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली लोगों को ही चुने, जो सेवा और संवेदना के आधार पर चुने। जो करोड़ों अरबों खर्च कर रहा है, अगर हम उनको ही चुनेंगे तो वो फिर वो लुटेरे और व्यापारी हैं, वो कई गुना कमाएंगे। उनको फिर इको फ्रेंडली होने से कोई मतलब नहीं, वो तो सारे पेड़ काट के बेच डालेंगे। उनको पीपल फ्रेंडली करने होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो वो जीत गए हैं और अपने को राजा समझ रहे हैं, मनुष्यों को अपना प्रजा समझे हुए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे संविधान, जैसा कि राजेंद्र बाबू ने जब संविधान, पिछली बार हमने संविधान की चर्चा की थी, उन्होंने कहा था, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कि जब तक अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे, ये अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। यानी कि दोहरी जिम्मेदारी दी थी अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को कि वो चुनाव में भाग लें, क्योंकि वह देश की व्यवस्था और प्रदेश की व्यवस्था संभालने के लिए जा रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में। और दूसरे जनता को जिम्मेदारी दी थी कि अच्छाई, चरित्र, ईमानदारी और संवेदनशीलता के आधार पर चुने, न कि तमाम सारे आजकल के जितने हैं दंड फंद, पैसा, शराब, जाति, धर्म, इन सब के आधार पर चुने। और चांस की बात, मैं कई बार टीएन शेषन के साथ इलेक्शन कमीशन में ऑब्जर्वर के रूप में रहा, और फिर जब वो रिटायर होकर के चेन्नई रहने लगे, मैं चेन्नई में पोस्टेड था, अक्सर उनके पास चला जाता था। इस घटना को मैंने भावगंगा में भी बताया है, लेकिन यहाँ ह्यूमन वैल्यूज़ में अगर हमको मैनेजमेंट मॉड्यूल्स में कंपनीज़ के, कॉरपोरेट्स के या और बिजनेसेस के और प्रोफेशंस के, उसमें इथिक्स लाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रदेशों और देशों के मैनेजमेंट में भी इथिक्स लाए। अगर वहाँ नहीं है तो फिर बाकी का जो इथिकल वैल्यूज़ हैं वो डगमगाने लगेंगे। टाटा अकेला है जो जेल गया, और उनको भी बाद में बदलना पड़ा थोड़ा थोड़ा। सब बहुत सारे लोग तो फिर वही सारे दंड फंद करने ही तमाम सारे कॉरपोरेट शुरू कर देते हैं। तो टीएन शेषन के साथ, चूँकि उन्होंने इतने ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन किए इलेक्शन कमीशन में, बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई, तो जब चेन्नई में अक्सर मैं उनके पास चला जाता था तो कहते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे कि पांडे, इतना अच्छा हम लोगों ने इलेक्शन सिस्टम बना दिया
कि अब बूथ कैप्चरिंग थिंग ऑफ द पास्ट हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अगर कितना ही अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम बन जाए, अगर उसमें इनपुट खराब होगा तो आउटपुट कैसे अच्छा? कोई सिस्टम अगर उसमें इनपुट खराब है तो आउटपुट कैसे अच्छा होगा? और जब गंदे संदे लोग ही चुनाव लड़ेंगे, करोड़ों अरबों खर्च करने वाले ही चुनाव लड़ेंगे, जाति और धर्म की महत्ता देने वाले ही चुनाव लड़ेंगे, पैसा शराब बांटने वाले ही चुनाव लड़ेंगे, तो फिर कैसे सिस्टम्स अच्छे होंगे? कैसे इको फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली सिस्टम्स डेवलप होंगे? तो मैं उनसे कहता था कि सर, रिटायरमेंट के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस इलेक्टोरल सिस्टम में जो इनपुट है वो सुधरे, अच्छे लोग चुनाव लड़ना शुरू करें और लोग उनको वोट दें। इसके लिए फिर लोगों को मोटिवेट करने के लिए फिर संविधान कथाएं और ये सब, वह देश के मालिक हैं जनता, वह समझें, फिर वो अपने सेवक चुनें, ऐसा अपने को प्रजा न समझें कि उन्हें मालिक चुनना है। ये सारी चीज़ें वहीं से हुई। अभी इस चुनाव में 8-10 दिन पहले मैं एक साहब के साथ जब यही बातें शेयर कर रहा था तो उनके मुंह से एक बड़ी अच्छी बात निकली कि भाई साहब, अगर किसी सिस्टम में इनपुट लगातार खराब हो तो आउटपुट तो खराब निकलेगा ही, वो सिस्टम भी खराब हो जाता है, वो मशीनरी भी खराब हो जाती है, उस मशीनरी को भी इरिपेरेबल कभी कभी हो जाती। तो शायद हमारी जो संविधान कथाएं और ह्यूमन वैल्यूज़ और इथिक्स की जो ये कथाएं हैं, ये उस मशीनरी को भी ठीक करने के लिए हैं। हमें इनपुट भी ठीक करना है और मशीनरी को भी ठीक करना है जो काफ़ी हद तक गड़बड़ा गई है। तो ये दोनों के लिए यह प्रयास है। और एक आखिरी अपना अनुभव सुना करके मैं आज कि प्रोफेशनल लाइफ में, इनकम टैक्स की नौकरी मेरी प्रोफेशनल लाइफ ही थी, उस प्रोफेशनल लाइफ में ह्यूमन वैल्यूज़ को मैंने कैसे ज़िंदा रखने की कोशिश की, अपनी नौकरी, अपने प्रोफेशन को दांव पे लगाकर, और उसका क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ देखती है और वह सही फैसले करती कराती है अल्टीमेटली। तो एक छोटा सा अनुभव, मैं यहीं लखनऊ में पोस्टेड था एज एडिशनल कमिश्नर। हम लोगों का काम अच्छे असेसमेंट्स कराना, टैक्स जो लेवी होता है उसकी रिकवरी कराना, यही सब रहता है। तो हमारे अंदर में असिस्टेंट कमिश्नर्स और आईटीओज रहते हैं जिनको असेसिंग ऑफिसर कहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह वगैरह। तो एक असेसिंग ऑफिसर, और फरवरी मार्च में ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए। सबको टारगेट्स भी दिए जाते हैं टैक्स कलेक्शंस के कि आपको इतना करना है, इतना करना है, वो डाउन द लाइन बोर्ड से आ जाता है। तो इसलिए हर आदमी कोशिश करता है, सारे बैंक्स को नोटिस भेज दिया जाता है जिसके जिसके टैक्स ड्यूज होते हैं एसएससीज के, कि अगर इसका अकाउंट है आपके पास, जनरली अपने अकाउंट की डिटेल्स भी देना ही रहता है। तो वो अकाउंट, बैंक अकाउंट पूछे भी रहते हैं तो बैंक अकाउंट को भेज देते हैं कि अगर इनके अकाउंट में पैसा है और इतना टैक्स है इसे दे दीजिए, और वो इनकम टैक्स में धारा है कि फिर बैंक वाला मना नहीं कर सकता, उसको टैक्स ड्यूज के अगेंस्ट वो देना ही है डिपार्टमेंट को। उस समय ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र की बात नहीं थी, वो चेक ले करके ही या ड्राफ्ट बना करके बैंक वाला ला के दे देता था, यहाँ से इंस्पेक्टर जा करके ले आता था। तो एक एसएससी का 5-6 लाख रुपए बकाया था, और हर साल इसी तरह से उसके बैंक अकाउंट में, वो बैंक के पास डिपार्टमेंट की नोटिस जाती थी, लेकिन कुछ रहता नहीं था उसके अकाउंट में, लगभग निग्लिजिबल, इसलिए कुछ होता नहीं था। जिस साल मैं की बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट ऑफिसर ने नोटिस भेजी और उसके अकाउंट में 1.5-2 लाख जितना था उस साल था, तो बैंक ऑफिसर ने उसको उतना चेक बना करके डिपार्टमेंट को दे दिया। जब वो चेक डिपार्टमेंट को आ गया, उसी के डिपार्टमेंट के पास चेक आएगा, फिर डिपार्टमेंट उसको चालान भर करके डिजिग्नेटेड जो बैंक से कलेक्शन के लिए वहाँ जमा कर देगा। तो वो चेक आया और उसके बाद डिपार्टमेंट उसको
चालान बना करके बैंक में टैक्स के रूप में जमा करता, इसके पहले एक लड़का असेसिंग ऑफिसर के पास आया और रोने लगा। असेसिंग ऑफिसर ने पूछा क्या बात है, तो कहा कि सर मेरे पिताजी जिसकी ये डिमांड है वो एम्स में भर्ती हैं, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी है, यह उनका एस्टिमेट है, और जितना एस्टिमेट है उसी के आसपास का अमाउंट मैंने अपने मित्रों से, रिलेशन से मांग जांच करके बैंक में जमा किया था ड्राफ्ट बनाने के लिए कि एम्स के नाम जाएगा और उनका ऑपरेशन होगा। अब इसी बीच वो मैनेजर ड्राफ्ट बनाता, इसी बीच आपकी नोटिस चली गई, क्या कोइंसिडेंस है, और वो आपका इंस्पेक्टर वो ड्राफ्ट डिपार्टमेंट के नाम बना करके ले आया। अब अगर ये पैसा नहीं जाएगा, पिताजी एम्स में एडमिटेड हैं, कल परसों उनका ऑपरेशन प्लान है, सीरियस कंडीशन है, नहीं जाएगा तो उनका जीवन नहीं बचेगा कैसे। तो लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि ये प्रोविजन ही नहीं है कि जो ड्राफ्ट बन करके डिपार्टमेंट में आ गया टैक्स के रूप में उसे वापस कर दिया जाए। इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन नहीं है, तो ये काम करना तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन बिना किसी प्रोविजन करना होगा। मेरी नौकरी इसमें खतरे में आ जाएगी, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मना कर दिया उसने कि ये नहीं हो सकता। अब वो बच्चा रोते हुए मेरे पास आ गया, पूरी बात मैंने उसे सुनी। अब मुझे फैसला करना था कि मैं क्या करूं। एक तरफ डिपार्टमेंट का रूल्स रेगुलेशंस हैं, दूसरी तरफ हमारी सेंसिटिविटी है, ह्यूमन वैल्यूज हैं, इथिक्स है। आप खुद सोचिए क्या करना चाहिए मुझे। मैंने आईटीओ को बुलाया, मैंने कहा तुम सारे फैक्ट्स कंफर्म कर लो, बैंक से पूछ लो कि मैनेजर के पास कोई इसको अभी यहीं बैठा हुआ है बच्चा, बैंक्स इसको अपने कमरे में ले जाओ बच्चे को, और अपने पास ही बैठाए रखो, और बैंक से पूछो फ़ोन करके कि क्या मैनेजर के पास लेटर है इसका वहाँ के ड्राफ्ट बनाने का। एम्स से पता करो कि क्या वहाँ एडमिटेड है, एम्स का फ़ोन नंबर इससे लो। इनके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने पैसा दिया है 3-4 के नाम लेकर के, उनसे फ़ोन से पूछो कि क्या उन्होंने वाकई इस पर्पज़ के लिए दिया है। अगर सारे फैक्ट्स वही इंडिकेट कर रहे हैं तो फिर कोई कारण नहीं है हम उस पर अविश्वास करें, और फिर मनुष्य की ज़िंदगी बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तुम फैक्ट्स असरटेन करके आओ। और चूंकि फैक्ट्स सही थे तो घंटे 2 घंटे बाद वो पता करके आ गया कि नहीं, जो जो ये कह रहा है सब सही है अक्षर से। फिर मैंने कहा लाओ फाइल लाओ। फाइल पे मैंने लिखा कि ऑल फैक्ट्स हैव बीन असरटेन, Mr. So and so, the son of so and so, is telling the truth. The SSC is in AIMS and his very life-saving operation has been scheduled. फिर मैं लिखता हूँ कि tax collection can wait, but the operation and life-saving of the SSC cannot wait. We can collect the taxes later on, but at this moment we have to save the life of the SSC. Ultimately, for what we are collecting taxes? To save the life of the people. Here the life of the person giving the taxes is itself in deep danger. Therefore, we cannot miss the opportunity of saving the life. Therefore, the assessing officer is directed to resend the draft which has come as taxes to the bank, and he has to ensure that the amount is utilized for making the draft in the favor of AIMS and no other place. ये कह करके मैंने कि उसकी ज़िंदगी बचाना ज़्यादा ज़रूरी है टैक्स कलेक्शन के, मैंने ऑर्डर कर दिया। इस पर मुझ पर कुछ भी एक्शन हो सकता था।
हमारे बॉस और उनके बॉस दोनों, वैसे उन दोनों में अनबन थी, लेकिन इस बात को लेकर दोनों मुझसे बहुत नाराज हुए। फरवरी मार्च का महीना था। मार्च के एंड में, हमें अभी भी याद है, मैडम मेहरा उस समय बोर्ड की मेंबर थी इन दोनों के ऊपर। वो लखनऊ दौरे पे आई थी। दोनों ने मेरी शिकायत की कि और जगह टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, टैक्स कलेक्शन के लिए काम करते हैं, आपने हमें एक ऐसा टैक्स ऑफिसर दे रखा है जो कि आए हुए टैक्सेस को वापस कराता है। ये कह करके दोनों ने शिकायत की। मैडम मेहरा ने मुझे बुलाया, मैंने पूरी बात एक्सप्लेन कर दी वर्बैटिम। मैंने कहा फाइल मंगा के देख लीजिए जो मेरी नोटिंग्स हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा मिस्टर पांडे, आई एम प्राउड ऑफ यू। काश डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स इसी तरह के हो जाते। तो ह्यूमन वैल्यूज, अच्छा, मैडम मेहरा का आ जाना भी अच्छा था, क्योंकि जब ये सारी बातें क्लियर हो गई तो अब ये लोग मेरा जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उसको ख़राब भी नहीं कर पाए, क्योंकि अगर ख़राब करेंगे तो मैडम मेहरा ठीक कर देंगी, वो पूरे फैक्ट जान के गई हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो जब हम सही काम करते हैं, सही रास्ते पर रहते हैं, तो पूरा यूनिवर्स कंस्पायर करता है हमारे भले के लिए अल्टीमेटली। अगर हम संवेदना के आधार पर काम करते हैं तो पूरा यूनिवर्स संवेदना के आधार पर हमारे साथ भी काम करता है। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा मिरर है जिसमें हम जो करते हैं वही पाते हैं। हाँ, अगर हम एक्स के साथ भलाई कर रहे हैं, हो सकता है एक्स हमारे साथ बुराई भी करे, ना भलाई करे, वो अपने संस्कारों के अनुसार करेगा हमारे साथ जो करेगा, लेकिन कोई ना कोई वाई जेट हमारे साथ उससे कई गुना ज़्यादा भलाई करेगा। तो इसी के साथ आज की ये ह्यूमन वैल्यूज़ का प्रोग्राम यहाँ समाप्त होता है। अब आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा जो आप आशुतोष जी को दीजिएगा। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतने दिनों तक लगातार ह्यूमन वैल्यूज़ और इथिक्स पे बात करते हुए, और भविष्य में भी इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। आप जब भी YouTube देखते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा गिरीश पांडे का चैनल, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, या अपने मित्रों से भी कहिए सब्सक्राइब करने को। ये बातें दूर दूर तक जानी चाहिए, बहुत दूर तक। तो आप अपने मित्रों से भी आग्रह करिए कि वो सब्सक्राइब करें तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम प्रश्न उत्तर के सेशन में मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।